चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स का एक बहुत ही दिलचस्प चैप्टर 5 कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये क्लास 11 के सबसे ज़रूरी टॉपिक्स में से एक है और हम इसके हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत आसान तरीके से समझेंगे। तो आज के इस सफ़र में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। हम शुरू करेंगे कार्य और गतिज ऊर्जा की बिल्कुल बेसिक आइडिया से। फिर हम कार्य ऊर्जा प्रमेय को समझेंगे जो इन दोनों को जोड़ता है। इसके बाद बात होगी स्थितिज ऊर्जा की, फिर ऊर्जा संरक्षण के नियम की, और आखिर में हम शक्ति और टक्कर के कॉन्सेप्ट्स को भी देखेंगे। अंत में एक क्विक रिवीजन तो बनता ही है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, फिजिक्स में आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि हम जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका सही मतलब समझें। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्य और गतिज ऊर्जा की। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काम या कार्य शब्द का इस्तेमाल बहुत करते हैं, है ना? जैसे आज बहुत काम किया या पढ़ाई का काम। लेकिन फिजिक्स की दुनिया में इसका मतलब बिल्कुल अलग है। फिजिक्स में कार्य तभी माना जाता है जब कोई बल यानी फोर्स किसी चीज को अपनी दिशा में थोड़ा हिलाए, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट लाए। अब कार्य का फॉर्मूला समझने से पहले हमें मैथ्स का एक छोटा सा टूल समझना होगा। इसे कहते हैं अदिश गुणनफल या ज्यादातर डॉट प्रोडक्ट। जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज जैसे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि हमें जवाब में एक स्केलर क्वांटिटी यानी सिर्फ एक नंबर मिले, तो उसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसका फॉर्मूला है A.B बराबर AB cos थीटा। यहाँ थीटा A और B वेक्टर्स के बीच का एंगल है। तो इसी डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हम कार्य को डिफाइन करते हैं। कार्य क्या है? ये है लगाए गए बल और उस बल की वजह से हुए विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट। फॉर्मूला है W बराबर F/d cos थीटा। यहाँ F है बल, D है विस्थापन और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। और हाँ, इसकी SI यूनिट होती है जूल। ये पार्ट बहुत दिलचस्प है क्योंकि यहाँ हम देखेंगे कि कब कब बल लगाने के बावजूद फिजिक्स की नज़र में कार्य जीरो होता है। सोचिए, अगर आप एक दीवार को जोर से धकेलें तो विस्थापन तो जीरो है, इसलिए कार्य भी जीरो हुआ। और सबसे मजेदार केस, अगर बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का एंगल है तो cos 90 जीरो होता है, इसलिए कार्य भी जीरो होगा। जैसे कोई कुली सिर पर सामान रखकर सीधा चलता है तो ग्रेविटी का बल कोई कार्य नहीं कर रहा। अच्छा, तो जब किसी चीज पर कार्य होता है तो अक्सर उसकी स्पीड बदल जाती है ना? तो किसी चीज में उसकी गति यानी मोशन की वजह से जो ऊर्जा होती है उसे ही हम कहते हैं गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला है K बराबर हाफ mv²। यहाँ m है मास और v है वेलोसिटी। एक बात पर गौर कीजिए, ऊर्जा वेलोसिटी के स्क्वायर पर निर्भर करती है, मतलब स्पीड दोगुनी करने पर काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाती है। अब तक हमने कार्य और गतिज ऊर्जा को अलग अलग समझा। चलिए अब इन दोनों को जोड़ने वाले एक बेहद शक्तिशाली प्रमेय को देखते हैं, जिसे कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। और वो प्रमेय ये है, ये लाइन बहुत जरूरी है कि किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा में जो बदलाव आता है वो उस पर लगे कुल बल यानी नेट फोर्स के द्वारा किए गए कार्य के बिल्कुल बराबर होता है। मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर नेटवर्क। ये समय न्यूटन के सेकंड लॉ का ही एक दूसरा रूप है। लेकिन एक सवाल उठता है, असल दुनिया में फोर्स हमेशा कांस्टेंट तो नहीं रहता, है ना? वो तो बदलता रहता है। जैसे एक स्प्रिंग को खींचते वक्त फोर्स लगातार बढ़ता है। तो ऐसे बदलने वाले यानी वेरिएबल फोर्स के लिए कार्य कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका एक बहुत स्मार्ट तरीका है। हम क्या करते हैं, पूरे विस्थापन को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं और हम ये मान लेते हैं कि हर छोटे टुकड़े के लिए बल लगभग कांस्टेंट है। फिर हम हर छोटे टुकड़े का कार्य निकालते हैं और आखिर में सबको जोड़ देते हैं। और जब ये टुकड़े इतने छोटे हो जाएं कि लगभग जीरो के बराबर हों तो मैथ्स की एक पावरफुल ब्रांच कैलकुलस हमारी मदद करती है। ये जो जोड़ है ये बन जाता है इंटीग्रेशन या समाकलन। तो वेरिएबल फोर्स द्वारा किया गया कुल कार्य फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के नीचे का कुल एरिया होता है। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। ओके, तो मोशन की ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा तो समझ ली, पर ऊर्जा का एक और रूप भी है। वो ऊर्जा जो किसी वस्तु में उसकी पोजीशन या उसके आकार की वजह से स्टोर्ड रहती है। चलिए इसे समझते हैं। इसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा
या पोटेंशियल एनर्जी। सोचिए, जब आप किसी धनुष को खींचते हैं या किसी गेंद को जमीन से ऊपर उठाते हैं तो आप उसमें ऊर्जा स्टोर कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट सिर्फ संरक्षी बलों यानी कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही होता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलिए इन दोनों में एक क्विक कंपैरिजन करते हैं। गतिज ऊर्जा मतलब गति की ऊर्जा जो वेलोसिटी पर निर्भर करती है, जैसे एक चलती हुई कार। वहीं स्थितिज ऊर्जा मतलब पोजीशन की ऊर्जा जो उसकी हाइट या कंप्रेशन पर निर्भर करती है, जैसे बांध में रुका हुआ पानी। अब मजे की बात यह है कि ये दोनों ऊर्जाएं, गतिज और स्थितिज, ये आपस में बदलती रहती हैं और ये बदलाव एक बहुत ही बुनियादी कानून के हिसाब से होता है। और वो कानून है यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम। ये कहता है कि अगर किसी सिस्टम पर सिर्फ संरक्षी बल लग रहे हैं तो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा मतलब गतिज और स्थितिज ऊर्जा का जोड़ हमेशा स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे में बदलेगी लेकिन टोटल हमेशा सेम रहेगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक गिरती हुई गेंद। देखिए, जब गेंद सबसे ऊपर है तो सारी ऊर्जा पोटेंशियल है, बीच रास्ते में कुछ पोटेंशियल गतिज में बदल गई और जमीन पर पहुंचने से ठीक पहले सारी की सारी पोटेंशियल ऊर्जा गतिज ऊर्जा बन चुकी है। लेकिन हर पॉइंट पर टोटल ऊर्जा mgh ही रहती है। स्प्रिंग इसका एक और क्लासिक उदाहरण है। जब आप स्प्रिंग को दबाते या खींचते हैं तो हुक के नियम के मुताबिक आप एक बल के खिलाफ काम करते हैं और आपका किया हुआ यही काम स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसका फॉर्मूला है ½ kx²। ऑलराइट, ऊर्जा और कार्य तो हो गया। अब जरा ये देखते हैं कि कार्य कितनी तेजी से हो रहा है और जब दो चीजें टकराती हैं तब ऊर्जा का क्या होता है। तो कार्य करने की दर को, यानी कार्य कितनी तेजी से हो रहा है, उसे हम कहते हैं शक्ति या पावर। अगर दो मशीनें एक ही काम कर रही हैं लेकिन एक ने कम टाइम में कर दिया तो उसकी पावर ज्यादा है। सिंपल, इसका फॉर्मूला है P = W/T और इसकी यूनिट है वॉट। अब बात करते हैं टक्कर या कोलिजन की। देखिए, टक्कर कोई भी हो, इलास्टिक हो या इनइलास्टिक, एक चीज हमेशा संरक्षित रहेगी अगर कोई बाहरी बल ना हो, और वो है मोमेंटम। असली फर्क आता है गतिज ऊर्जा में। इलास्टिक टक्कर में कुल गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है, लेकिन इनइलास्टिक टक्कर में गतिज ऊर्जा का कुछ हिस्सा गर्मी, आवाज या चीजों के आकार बदलने में खर्च हो जाता है। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा उसे फटाफट से दोहरा लेते हैं ताकि सारे जरूरी पॉइंट्स दिमाग में सेट हो जाएं। तो हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले कार्य ऊर्जा प्रमेय, फिर संरक्षी बल और स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट, और सबसे जरूरी यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण मतलब K+V हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हमने पोटेंशियल एनर्जी के दो फॉर्मूले भी देखे, ग्रेविटी के लिए mgh और स्प्रिंग के लिए ½ kx²। और हाँ, पावर और टक्कर के नियम भी याद रखने हैं। और आखिर में एक सवाल जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा। इलास्टिक कोलिजन में हमने कहा कि गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, पर क्या कोलिजन के दौरान, मतलब ठीक जब वो टकरा रहे होते हैं, उस हर पल, हर माइक्रोसेकंड में भी गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है? सोचिएगा जरूर। एक्चुअली इसका जवाब है नहीं। उस छोटे से पल के लिए जब वस्तुएं एक दूसरे को दबाती हैं तो गतिज ऊर्जा पोटेंशियल ऊर्जा में बदल जाती है ना दिलचस्प? इस पर और सोचिएगा।